Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. तो आज की इस वीडियो में हम टी.एस. एलियट का पोएम डिस्कस करेंगे द हॉलो मैन। तो आज की हमारी ये वीडियो इस पोएम का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हम एक स्टैंजा डिस्कस कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, इंट्रोडक्शन टू द पोएम एंड थीम्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पोएम के आगे वाले स्टैंजास को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, remember us, if at all, not as lost violent souls, but only as the hollow man, the stuffed man. फिर देखो जो हमारे पोइट हैं वो क्या कहते हैं, Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, यानी वो लोग जिन्होंने बिल्कुल आँखों में देखा, यानी मौत की आँखों में देखना। यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेथ का अदर किंगडम है, यानी मौत की जो दूसरी दुनिया है, उसकी आँखों में देखा, यानी जो लोग बिना डरे ही मर गए। ठीक है, तो उनको वो कहते हैं कि हमें अगर याद रखोगे, अगर थोड़ा सा भी याद रखोगे, इफ़ एट ऑल, तो ऐसे मत याद रखना जैसे प्रेत आत्माएँ होती है, जो वायलेंट आत्माएँ होती हैं, जो सबको परेशान करती हैं। पर कैसे याद रखना, एज द हॉलो मैन, यानी खोखले इंसान के रूप में हमें याद रखना। एंड द स्टफ्ड मैन, यानी जिनके अंदर भूसा भरा हुआ है। तो इन लाइन से सिंपल सा मीनिंग है, पोइट कहना चाहते हैं उनको कि हमें ऐसे याद मत रखना कि कोई प्रेत आत्मा है, वायलेंट आत्मा है, जो इधर उधर भटकती है, वैसी आत्मा है, बल्कि कैसे याद रखना, हॉलो मैन की तरह, यानी खोखले इंसान जिनके अंदर कुछ भी डिज़ायर नहीं है, इच्छाएं नहीं है, हिम्मत नहीं है कुछ भी करने के लिए। फिर हम आगे चलते हैं। आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स इन दैट्स ड्रीम किंगडम, दीज डू नॉट अपीयर, देयर द आइज आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, देयर इज अ ट्री स्विंगिंग एंड वॉइसेस आर इन द विंड सिंगिंग, मोर डिस्टेंट एंड मोर सोलम देन अ फेडिंग स्टार। तो सिंपली ये स्टांजा देखो हमें एक तरीके से क्या शो करता है, द इमोशनल वेट ऑफ प्रोफाउंड लॉस, यानी एक तरीके से बहुत गहरा नुकसान जब हो जाता है किसी का। और यहाँ पे जो लाइन है, आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स इन दैट्स ड्रीम किंगडम, इसका क्या मतलब है कि जो स्पीकर है, स्पीकर इज़ हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ समवंस आई, यानी उसको किसी का डर है जो सता रहा है, किसी की आंखों का डर, विच रिप्रेजेंट अ पेनफुल पास दे कैन नॉट एस्केप इवन इन डेथ, यानी कि एक तरीके से एक पेनफुल पास से दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि वो अपने मौत के बाद भी एस्केप नहीं कर सकते जिससे। ठीक है, और ब्रोकन कॉलम और फेडिंग स्टार का क्या मतलब है, ये क्या बताते हैं हमें, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमें थीम बताती हैं, जैसे कि रूइन, बर्बादी, डिके, विनाश एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ टाइम, यानी जो वक्त है, जो समय है, वो इनएविटेबल है, वो टाला नहीं जा सकता। सो द पोएट इज़ लेफ्ट विद अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग एंड हॉन्टिंग रिमाइंडर ऑफ वॉट दे हैव लॉस्ट, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पोएट हैं उनको एक तरीके से तड़प है जो भी उन्होंने खोया है, और वो डर भी रहे हैं इन सारी चीज़ों से। ठीक है, मतलब खोने का क्या मतलब है, क्योंकि ये वार का वक्त था, जब वर्ल्ड वार 1 था, उसके बाद के समय की ये पोएम है, तो इसमें हम कह सकते हैं खोना मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है, अ लव्ड वंस, अ पार्ट ऑफ देम सेल्व्स, अ ड्रीम और अ डिज़ायर, इट कुड बी एनी थिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो नेचर के बारे में बताया है कि ट्री स्विंगिंग एंड वॉइस आर सिंगिंग इन विंड्स, तो इसका क्या मतलब है, हारमोनी विद नेचर, यानी नेचर के साथ जो तालमेल है उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और सोलेम का मतलब है सीरियस। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। लेट मी बी नो नियरर इन दैट स्ट्रीम किंगडम, let me also wear such deliberate disguise, rat's coat, crow skin, crossed staves in a field, behaving as the wind behaves, no nearer। तो ये लाइन हमें क्या एक्सप्रेस कर रही है, लेट मी बी नो नियरर इन दैट स्ट्रीम किंगडम, दिस शोज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रेजिस्ट द पुल ऑफ डेथ, यानी वो डेथ से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। और आगे की लाइन में उन्होंने क्या कहा, लेट मी ऑल्सो वेयर सच डेलिब्रेट डिस्गाइजेस, यानी उनको रूप ले लेना है इन सारी चीज़ों का, जैसे रैट्स कोट यानी चूहे के कपड़े, इसका सिंपल सा मीनिंग है यानी चूहे का शरीर, क्रो स्किन यानी वो कौवे का भी रूप ले सकते हैं, क्रॉस स्टेव्स इन अ फील्ड, यानी एक तरीके से जो लकड़ियाँ कटी हुई रखी होती है खेतों में, वो उस तरीके से भी रूप ले सकते हैं, और हवा की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे हवा है बिल्कुल, ताकि पता ही ना चले डेथ को, अगर डेथ उनके सामने भी हो तो उनको पता ना चले, और इसी तरीके से वो डेथ
ड्रीम किंगडम में नहीं जा पाएंगे, यानी वो बचने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से। वो कहते हैं कि वो चूहा भी बन जाएंगे, वो क्रो भी बन जाएंगे, और खेतों में पड़ी हुई जो लकड़ियाँ होती हैं, स्टेव्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं, वो भी बन जाएंगे, लेकिन इनको मरना मंजूर नहीं है। वो क्या कहते हैं, नो नियरर, उनको डेथ से दूर ही रहना है। नॉट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्वाइलाइट किंगडम। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज़ लिटिल डीप, कि नॉट दैट फाइनल मीटिंग का मतलब है कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसकी जब फाइनल मीटिंग होती है गॉड के साथ, तो उस वक्त उसे उसके कर्मों का हिसाब बताया जाएगा। ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नॉट दैट फाइनल मीटिंग, यानी ये उस मीटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी ये मरना नहीं चाहते। इन द ट्वाइलाइट किंगडम, ट्वाइलाइट का सिंपल सा मतलब है जब सूर्य अस्त होता है तो जो रेड रेड हो जाता है आसमान में, लाल लाल हो जाता है, तो उस वक्त को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि नॉट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्वाइलाइट किंगडम, यानी वो एक तरीके से सिंपल आसान भाषा में कहे तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो उस रियलिटी को फेस करे। ठीक है, यानी उनको पता है अपने कर्मों के बारे में, और वो उस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, नॉट दैट फाइनल मीटिंग, यानी वो डेथ से बचने के लिए किसी भी जानवर का रूप ले लेंगे, लेकिन इनको अभी मरना नहीं है। आगे चलते हैं। दिस इज़ द डेड लैंड, दिस इज़ कैक्टस लैंड, हियर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड, हियर दे रिसीव द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार। तो डेड लैंड का क्या मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो बुझ रही हैं, एक्सटिंग्विश्ड एक तरीके से, यानी सब कुछ ख़त्म हो जाना। डेड का मतलब है यहाँ पे कि लोग शारीरिक रूप से ज़िंदा तो हैं, लेकिन उनका जो मन है वो मर चुका है, मन के अंदर जो इच्छाएं हैं वो मर चुकी हैं। और कैक्टस लैंड का क्या मतलब है, हार्श एक तरीके से, कठोर, अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दिस इज़ द डेड लैंड एंड दिस इज़ द कैक्टस लैंड, हियर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड। स्टोन इमेजेस का क्या मतलब है, मिट्टी की मूर्तियाँ हम कह सकते हैं। हियर दे रिसीव द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड, यानी कि वो लोग उनकी पूजा करते हैं। और जो डेड मैन्स हैंड का क्या मतलब है कि जो लोग मर चुके हैं वो उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे कुछ कुछ मांगते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एंड अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार का क्या मतलब है, फेडिंग स्टार का सिंपल सा मतलब है डाइंग होप, कि उनकी उम्मीदें जो हैं वो किस तरीके से मरती जा रही हैं। और ये चीज़, ये जो लाइन है, अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार, एक तरीके से आइसोलेशन और डिस्पेयर को भी शो करता है। आइसोलेशन का मतलब अकेलापन, और डिस्पेयर का मतलब निराशा। इज़ इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम, waking alone at the hour when we are trembling with tenderness, lips that would kiss from prayers to broken stone। तो अब देखो इसका क्या मतलब है कि इज़ इट लाइक दिस, तो यहाँ पे जो पोइट है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ऐसा ही होता है डेथ की अदर किंगडम में भी, कि वहाँ पे भी बहुत शांति है और अकेलापन है। फिर वो कहते हैं वेकिंग अलोन एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस। इसका क्या मतलब है कि वेकिंग अलोन, ये चीज़ क्या दिखाती है कि जो स्पीकर हैं, जो पोइट हैं, वो बहुत ही गहरे तरीके से अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, यानी वो अलग हो चुके हैं हर चीज़ से। जो लोनलीनेस है, आइसोलेशन है, उसको वो महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि सवेरे जब वो उठते हैं तब भी वो अकेला महसूस करते हैं। एंड लिप्स दैट वुड किस, इट शोज़ द डिज़ायर ऑफ लव एंड कनेक्शन। ठीक है, पर अब वो क्या कहते हैं कि ये टूट चुके हैं, टूटे पत्थर के समान हो चुके हैं, जो कि हमें एक तरीके से दिखाता है लॉस ऑफ होप। यानी देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रम्बलिंग विद टेंडरनेस लिप्स दैट वुड किस फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन, यानी एक ऐसा लिप जो बिल्कुल कोमल है, जो किस करने के लायक है, जो प्यार करने के लायक है, उस लिप्स से इन्होंने प्रेयर्स करी बहुत ज़्यादा। अब इतना मतलब होप खो चुके हैं प्रेयर करते करते, अब ये जो लिप्स हैं वो एक ब्रोकन स्टोन में बदल गए हैं, यानी टूटे हुए पत्थर में बदल गए हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं, द आइज़ आर नॉट हेयर, देयर आर नो आइज़ हेयर, इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, इन दिस हॉलो वैली, दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आर लॉस्ट किंगडम। तो अब देखो यहाँ पे दो लाइन जो ऊपर की हैं वो बिल्कुल सेम सेम है। तो ये जो रिपीटेशन है ये क्या दिखाता है, एक तरीके से लाइफ और ऑब्जर्वेशन के एब्सेंस को, यानी ज़िंदगी जो है वो कम होती जा रही है लोगों की, यानी लोग जो हैं वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। यानी ये पोएट एक ऐसी जगह पर है जहाँ उनके दुख को देखने के लिए, समझने के लिए कोई भी नहीं है। आइस का क्या मतलब है यहाँ पे, इंसानों से। ठीक है, यानी वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है जो उनके दुख को समझे, उनके दर्द को समझे।
इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स। डाइंग स्टार का क्या मतलब है कि जो स्टार्स है वो एक तरीके से सिंबल होते हैं उम्मीद के, आशा के, गाइडेंस के, और अब वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, यानी कि जो उनकी उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। और डाइंग स्टार से इसका मतलब ये भी है कि ये चीज़ एक तरीके से डेथ को रिप्रेजेंट करता है, उन सारी चीज़ों की भी जो पहले ब्यूटीफुल हुआ करती थी, पहले खूबसूरत हुआ करती थी, और अब वो खूबसूरत चीज़ें भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। इन दिस हॉलो वैली, इसका क्या मतलब है, यानी खोखला जो है ये वैली, उसके बारे में खोखला क्यों कहा गया, ये इस चीज़ को दिखाता है, खालीपन को, एम्प्टीनेस को, एंड लैक ऑफ लाइफ। और ये लाइन दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आर लॉस्ट किंगडम, इसका क्या मतलब है, ब्रोकन जॉ का क्या मतलब है कि टूट चुका है अब हमारा ये किंगडम, बिल्कुल बिखर सा गया है हमारा ये किंगडम, जो पहले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम हुआ करता था। और हमारा इसलिए क्यों कहा गया है, यहाँ पे शेयर्ड लॉस को दिखाया है कि किंगडम सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये सबका था और सबका ही लॉस हुआ है इसमें। एंड दिस इज़ ऑल्सो शोइंग सेंस ऑफ कलेक्टिव ग्रीफ, यानी सबका लॉस हुआ है इसमें। फिर वो आगे कहते हैं, इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रुप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर। यानी ये पोइट कह रहे हैं कि ये हम सभी की इस जगह पर आखिरी मुलाकात है। वी ग्रुप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच, यानी वो सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं और अवॉइड कर रहे हैं स्पीच को, यानी बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से ऑकवर्ड मोमेंट है और वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप का मतलब होता है टटोलना, सभी साथ में हैं और क्या ढूंढ रहे हैं, उम्मीद ढूंढ रहे हैं। गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर, और ये लोग ट्यूमिड रिवर के किनारे पे खड़े हुए हैं, बीच पे खड़े हुए हैं। अब ये ट्यूमिड रिवर जो एक तरीके से सिंबल है केओस और चेंज का, ठीक है, क्योंकि ये लोग सभी इतने सैड है, इतने दुखी हैं, इतने ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में हैं, तो एक तरीके से एक फोर्स है जो इनको यहाँ पर खींच कर ले आया, और ये लोग अभी साथ में हैं, एक तरीके से उम्मीद में एक साथ आए हैं। फिर क्या कहते हैं, साइटलेस अनलेस द आइज रीअपियर as the perpetual star multifoliate rose of death's twilight kingdom, the hope only of empty men. साइटलेस अनलेस द आइज़ रीअपियर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक तरीके से जो लोग हैं वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो चुके हैं। साइटलेस का मतलब जब वो देख नहीं सकते, ब्लाइंड किस लिए हुए हैं कि वो खूबसूरती को नहीं देख सकते, मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का जो मतलब है, ज़िंदगी का जो मतलब है, उसको नहीं देख सकते, उसको नहीं समझ सकते। एंड दे आर अनेबल टू सी बियॉन्ड द डार्कनेस। ठीक है, और एज द परपेचुअल स्टार का क्या मतलब है, परपेचुअल का मतलब है कॉन्स्टेंट, निरंतर, यानी एक ऐसी उम्मीद, क्योंकि स्टार जो है वो उम्मीद का प्रतीक है, होप का प्रतीक है, सिंबल है एक होप का। तो जो फेडिंग स्टार है इसका मतलब है कि जो होप है वो ख़त्म होता जा रहा है, और परपेचुअल स्टार का क्या मतलब है कि हमेशा वो चमकता ही रहता है, यानी जो उम्मीद है वो हमेशा रहे, कांस्टेंट। फिर यहाँ पे है मल्टीफोलिएट रोज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ब्यूटी एंड अल्योर ऑफ डेथ। ठीक है, और फिर हम आते हैं ट्वाइलाइट किंगडम, इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझो। देखो, ट्वाइलाइट का मतलब होता है जब सूरज ढलता है और धीरे धीरे रेड रेड सा होने लग जाता है आसमान में। तो ये ट्वाइलाइट किंगडम का क्या मतलब है कि जो किंगडम है, कि जो राज्य है वो धीरे धीरे डूबता जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है वहाँ पे। तो ये लाइन एक तरीके से डोमिनेटेड डेथ को दिखा रही है, जहाँ पे जो मृत्यु है वो हमारे कंट्रोल में होगा। ठीक है, एकदम से जब वार होता है तो सब लोग एक साथ मारे जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो नेचुरल डेथ होती है वो जिसका टाइम जब आता है तब मरते हैं, ठीक है, लेकिन वार में एक साथ इतनी इतनी जानें चली जाती हैं। तो एक तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। फिर है द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन, यानी कि जितने भी एम्प्टी मैन हैं, यानी जितने भी खोखले इंसान हैं, खाली इंसान है, ये सब की इच्छा है, यही सबकी उम्मीद है, क्या, कि उनकी आंखें जो हैं वो रिपेयर हो जाए, यानी वो सुंदरता को देख सके। उन्हें हमेशा एक परपेचुअल स्टार चाहिए, यानी कांस्टेंट, कोई भी उम्मीद जो है वो टूटती हुई ना नज़र आए, और वो हमेशा खुश रहें, हमेशा ब्यूटी को देख सके, ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सके। फिर वो आगे क्या कहते हैं, हियर वी गो राउंड द प्रिकली पेयर, prickly pear, prickly pear, we go round the prickly pear at 5 o'clock in the morning। तो ये राइमिंग जो है ये नर्सरी के पोएम से ली गई है। एक पोएम है हियर वी गो राउंड द मलबेरी बुश, तो उस पोएम में हमारी डेली एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। ठीक है, वो बच्चों की पोएम है, लेकिन इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि सेम चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इलियट जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं
कि जो हॉलो मैन है, स्टफ्ड मैन है, वो एक ही चीज़ को बार बार किए जा रहे हैं, यानी कोई एम नहीं है। एमलेस रिपीटेटिव एक्शंस जो कर रहे हैं वो, मतलब बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं और उससे कुछ भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो लाइन है, 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 o'clock इसलिए बोला गया है क्योंकि सुबह का टाइम फ्रेश स्टार्ट का टाइम होता है। हम अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल अच्छे से करते हैं, यानी पूरा रात में रेस्ट लेते हैं, फिर सुबह उठ के सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करते हैं अच्छे से, है ना, दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि ये लोग सुबह तक भी वही काम कर रहे हैं, रिपीटेटिव एक्शंस कर रहे हैं एमलेसली, कुछ एम नहीं है, मतलब कि वो अपना एक नया कदम ले ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट फॉल्स द शैडो। यानी कि देखो, आइडिया और रियलिटी के बीच में, मोशन और एक्ट के बीच में क्या है, फॉल्स द शैडो, यानी एक परछाई है। परछाई का क्या मतलब है? परछाई का मतलब है एक तरीके से खाई। ठीक है, यानी जो हॉलो मैन के डिज़ायर्स है और उनकी एबिलिटी जो है उनको फुलफ़िल करने की, वो क्या है? तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है शैडो, यानी एक तरीके से गैप, कि वो जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं वो, और इच्छाओं को पूरी करने की जो एबिलिटी है वो, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है एज शैडो। फिर वो कहते हैं फॉर दाइन इज़ द किंगडम। यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे लिए ये किंगडम है, तुम्हारे लिए ये राज्य है। और ये जो दाइन है इसका मतलब है यू, और ये यू किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे? गॉड के लिए। ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रेयर में इस चीज़ को बोल रहे हैं, इस लाइन को बोल रहे हैं कि ये जो राज्य है ये तुम्हारा है। बिटवीन द कॉन्सेप्शन एंड द क्रिएशन, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना और उसको क्रिएट करना। बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स, यानी किसी भावना को फील करना, इमोशन को फील करना, और जो फीलिंग है उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना। तो उसका जो गैप है वो एक तरीके से शैडो है। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, यानी ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी है। बिटवीन द डिज़ायर एंड द स्पाम्स, बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस, बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट फॉल्स द शैडो। यानी इच्छा और जो हमारी संकोच है उसके अंदर जो गैप है, यानी बिटवीन द डिज़ायर, यानी हमारी इच्छा, और स्पाज़म का क्या मतलब होता है? जब हम उस इच्छा को करने जाते हैं तो हमारे मन में डाउट्स होते हैं, संकोच करते हैं हम। एंड बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस, यानी कोई शक्ति है, यानी हम अपनी पोटेंशियल से कुछ बना देते हैं, और जब वो एग्जिस्ट करने लग जाता है, जब वो अस्तित्व में आ जाता है। बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट, यानी कोई एक तरीके से कुछ आइडिया, और जब हम उसको कर देते हैं तो उसको देखने के बाद जब हम डिसअपॉइंट होते हैं एक तरीके से, तो इन सारी चीज़ों का एक गैप, यानी एक शैडो। तो इन लाइंस का सिंपल सा मतलब है, यानी हम जो सोचते हैं वो और करने का, ठीक है, एक तरीके से ये एक गैप है कि जो हमारी इच्छा है उसको हम फुलफ़िल कैसे करें। तो इन सब चीज़ के बीच में क्या है? शैडो है, यानी इन सब चीज़ के बीच में गैप है हमारी सोच में और उस सोच को पूरा करने में। फिर फॉर दाइन इज़ द किंगडम, यानी तुम्हारे लिए। फॉर दाइन, दाइन का मतलब है यू, कि तुम्हारे लिए ये पूरा राज्य है। फॉर दाइन इज़, लाइफ इज़, फॉर दाइन इज़, यानी वो लोग अपने प्रेयर्स में बोल रहे हैं कि ये जो पूरा राज्य है ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा ही है, और ये ज़िंदगी जो है हमारी, ये भी तुम्हारी ही है। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट विद अ वेम्पर। और फिर वो क्या कहते हैं कि इसी तरीके से ये जो दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी। और ये लाइन ये 3 बार बोलते हैं, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ वेम्पर। ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस पोएम की। नॉट विद अ बैंग का क्या मतलब है कि ये जो पूरी दुनिया है ये कैसे नष्ट होगी? एक बैंग के साथ नहीं, यानी बहुत एकदम से शोर शराबा नहीं होगा, लेकिन कैसे होगा? अ विम्पर। विम्पर का मतलब होता है रोना, सॉफ्टली, बहुत धीरे से, बच्चों की तरह रोना, लेकिन विद अ फियर ऑफ पेन, यानी दर्द के डर से धीरे धीरे रोना। तो एकदम से ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। तो क्योंकि ये पोएम वर्ल्ड वार 1 के बाद की लिखी गई थी, तो इसमें सारे सिचुएशन को दिखाया गया है, वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी मनोस्थिति के बारे में, कि वो लोग कैसा फील कर रहे थे, बिल्कुल खाली खाली, एकदम एम्प्टी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने एक एक लाइन को अच्छे से डिस्कस किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी पोएम अच्छे से क्लियर हो गई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.